प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका प्रमुख शीर्षक है सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन। भारत का विभाजन जो हुआ था उसको हम हॉलोकास्ट कह सकते हैं, और ये किन परिस्थितियों में हुआ, आइए उसकी भूमिका को जानें। जनवरी सन 1946 ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली ने भारतीय सेनाओं और नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल यानी कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 29 मार्च सन 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, श्री एवी अलेक्जेंडर तथा पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन की स्थापना से पूर्व ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 19 फरवरी सन 1946 को पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि यह न केवल भारत, ब्रिटेन और राष्ट्रमंडल के लिए ही प्रत्युत समूचे जगत की शांति के लिए आवश्यक है कि भारतीय लोकमत के नेताओं के साथ जो बातचीत चल रही है उसकी सफल परिणति हो। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैट्रिक लॉरेंस ने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्यप्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए एक आवश्यक प्रबंध करना था। कैबिनेट मिशन ने समझौते का अंतिम प्रयास करने के आशय से शिमला में त्रिदलीय एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के तीन सदस्य शामिल हुए। यह सम्मेलन 5 मई से 11 मई सन 1946 तक चला। सम्मेलन में सर्वमत समाधान न निकलने पर भी मिशन ने 16 मई सन 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की, जिसकी प्रमुख बातें इस प्रकार थी। भारत एक प्रांत होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी राज्य दोनों शामिल होंगे। विदेशी मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन केंद्रीय सरकार के अधीन होंगे। संघीय विषयों को छोड़कर शेष विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। ऐसी रियासतें जो विषय तथा शक्तियां संघ को सौंप दे, उसके अतिरिक्त अन्य सभी विषय तथा शक्तियां उसके पास सुरक्षित रहेगी। संविधान निर्मात्री सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्यतः 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में सीटों की कुल संख्या आवंटित की जाएगी। प्रांतों को 3 श्रेणियों क, ख और ग में बांटा जाएगा। पहला था क, बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। ख, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब। ग, असम और बंगाल। ये श्रेणियां थी क, ख, ग। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान मांग को इस आधार पर ठुकरा दिया गया था कि इसमें सांप्रदायिक अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान नहीं होगा। कैबिनेट प्रस्तावों में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, ताकि उन्हें मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वायत्ता का उपयोग करने के लिए पाकिस्तान को सत्व प्राप्त हो। 26 जून सन 1946 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि सर्वसत्ता प्राप्त पाकिस्तान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने मिशन के राष्ट्रीय सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का समर्थन किया। राष्ट्रीय सरकार के गठन की प्रक्रिया का कांग्रेस ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था। 29 जून सन 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया। लीग और कांग्रेस न चाहते हुए भी इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। उसमें ऐसे बीज थे जिससे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 स्थान थे, वो कांग्रेस द्वारा 205 पर जीत से लोग जो लीगी नेता थे वो बौखला गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने 205 सीट जीत ली थी। लीग यानी लीगी नेता यानी मुस्लिम लीग।
22 जुलाई सन 1946 को वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना से संबंधित 16 जून के वक्तव्य के अनुरूप दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखा। नए प्रस्ताव के अनुसार अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिसमें 6 कांग्रेस मनोनीत करेगी और 5 को मुस्लिम लीग, अन्य 3 अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होंगे। मुस्लिम लीग को वायसराय का यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था, अतः उसने एक प्रस्ताव पारित कर स्वतंत्रता पूर्व संप्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। यानी मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई यानी एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे यानी सांप्रदायिक हिंसा पर उतारू हो जाना, मारकाट पर उतारू हो जाना। 16 अगस्त सन 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाते हुए शुरुआत कर दी। लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। प्रत्येक कार्रवाई के दौरान कलकत्ता विभत्स हिंसा की क्रीड़ा स्थली बन गया। हजारों की संख्या में हिंदू लूटे और मारे गए। बदले में बिहार में मुसलमानों पर भी हमले हुए और वही मारे गए। यानी दोनों ओर से हजारों लाखों की संख्या में लोग काल कलवित हो गए इन दंगों में। नौआकली अभी वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ये बंगाल का भाग था, वहाँ पर एक दंगा प्रमुख केंद्र रहा है। इस दंगे में अनेक मतलब लोग मारे गए थे और यहाँ पर इतने दंगे हुए कि 5 लाख के लगभग लोग मारे गए थे और महिलाओं के साथ यहाँ पर बलात्कार हुआ था। कई महिलाओं ने कुएं में कूदकर, जैसे थुआ गांव का एक कुआं था, वहाँ पर 90 महिलाओं ने कुएं में कूदकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी, जो हिंदू महिलाएं थी। इस प्रकार गांधी जी नौआकली में पहुंच गए और दंगों को रोकने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन दंगे व्यापक स्तर पर फैल चुके थे। दिल्ली में भी चांदनी चौक में मुस्लिमों पर जो दंगे हुए थे, उसमें भी हज़ारों की संख्या में मुसलमान लोग मारे गए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि 16 अगस्त भारत के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि इस दिन सामूहिक हिंसा ने कलकत्ता की महानगरी को रक्तपात, हत्या, बलात्कार, भय की बाढ़ में डुबो दिया। सैकड़ों जाने गई, शस्त्रों शक्ति युक्त व्यक्ति घायल हो गए और करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का वक्तव्य है। सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान नौआकली, बिहार, संयुक्त प्रांत, गुजरात और पंजाब, फिर 1 वर्ष के समय बाद तक दानवता का जो नंगा नाच हुआ, वह भारत के इतिहास का एक ऐसा धब्बा है जिसकी याद कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बसने वाले प्रबुद्ध हिंदू, सिख, मुसलमानों का सिर शर्म से झुक जाता है। और इसी पर एक गदर फिल्म बनी थी अभी हाल ही फिलहाल लगभग 15-20 साल पहले, तो उसमें भी ये जो होलोकास्ट यानी भारत के विभाजन का दृश्य दिखाया गया है। ट्रेनें जो लाशों से भरी हुई, कोई पाकिस्तान जा रही है तो कोई भारत आ रही है, कोई पाकिस्तान जा रही है, तो इस प्रकार ये दंगों का खेल हुआ था। सांप्रदायिक दंगे व्यापक स्तर पर किए गए। अंतरिम सरकार का गठन। कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीनतम प्रयासों को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त सन 1946 को वेवल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रित किया। यानी जो उस समय जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को आगे कर दिया था कि आपके नेतृत्व में ये अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। 24 अगस्त सन 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। अंतरिम सरकार में सदस्य इस प्रकार थे: पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति भी कहते हैं और सभापति भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, श्री राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जयम मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खान, नाजिक राम, सैयद अली जहीन, डॉक्टर DCH भाभा। उपयुक्त सदस्य औपचारिक रूप से वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। इसका अध्यक्ष है वायसराय एवं उपाध्यक्ष दोनों जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर सन 1946 को 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य सदस्यों में से 3 गैर मुस्लिम लीग के सदस्य थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके, इसके लिए वह द्वार खुला था।
26 अक्टूबर सन 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि सदस्य शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित था। 20 नवंबर सन 1946 को वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा। 9 दिसंबर सन 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम लीग बहुल इलाके पर लागू नहीं होंगे। फिर एक घोषणा होती है क्लाइमेट एटली की घोषणा सन 1947 फरवरी का महीना। ब्रिटेन में श्रमिक दल में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में 20 फरवरी सन 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतर करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एटली की घोषणा का स्वागत करते हुए इसे बुद्धिमानपूर्ण और साहसपूर्ण कदम बताया। अपनी ओर से जनता की ओर से ब्रिटिश सरकार को धन्यवाद, सद्भावनाएं और शुभकामनाएं व्यक्त की। एटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया। लॉर्ड वेवल ने अपने वायसराय पद के लिए अंतिम दिनों में एक ब्रेक डाउन प्लान के तहत 31 मार्च सन 1947 तक अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर पूर्ण रूप से सुझाव दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन जून 1947 एक प्लान था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं। 22 मार्च सन 1947 को भारत में 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिसका एकमात्र उद्देश्य था अतिशीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। लॉरी कॉलिंस एंड लॉपियर की पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट में माउंटबेटन को भारतीयों के बीच ऐसे महान राजनयिक एवं सबीले राजकुमार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने उसे आकर्षक व्यक्तित्व और चतुराई से भारतीय महाद्वीप, यानी उस समय भारतीय जो प्रायद्वीप था, उपमहाद्वीप था, की समस्याओं को पलक झपकते ही हल कर दिया। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित कर दिया। लगभग 2 महीने की बातचीत के उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने एटली के 20 फरवरी सन 1947 के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार कर दी। विवशता की स्थिति में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकारा, लेकिन गांधी जी अंततः विभाजन पर कड़ा विरोध करते रहे। गांधी जी के शब्दों में, यदि सारा भारत भी आग की लपटों में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मर्द शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। 3 जून सन 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना 3 जून योजना प्रस्तुत कर दी, यानी घोषणा कर दी। 3 जून की योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी। इससे उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी। अतः मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वे भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में या शामिल होंगे। माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना का प्रारूप इस प्रकार था। मुस्लिम बहुल इलाके यदि चाहे तो अलग अधिराज्य बना सकते हैं, पर इसके लिए कई जो अड़चनें थी वो थी, नई संविधान निर्मात्री सभा होगी, बंगाल पंजाब की प्रांतीय विधानसभाओं के 2 पृथक भाग होंगे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत संग्रह द्वारा तय किया जाएगा कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या नहीं। असम के मुस्लिम बहुल इलाके सिलट जिले में इसी तरह का जनमत संग्रह होना था। सिंध और बलूचिस्तान के मामले में संबंधित प्रांतीय विधानमंडल को निर्णय लेना था। पंजाब, बंगाल, असम के विभाजन हेतु एक सीमा योजना का गठन हुआ। रजवाड़ों को इस बात का निर्णय लेना था कि वे भारत में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान में। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून को तथा कांग्रेस महासमिति ने 14 और 15 जून 1947 को दिल्ली में बैठक कर माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने विभाजन की योजना की पुष्टि हेतु प्रस्ताव करते हुए कहा है कि आज हमें पाकिस्तान या आत्महत्या में से एक को चुनना है। देश की स्वतंत्रता और मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। यानी ये तत्कालीन अराजकता या सांप्रदायिक दंगे को देखते हुए गोविंद वल्लभ पंत ने ऐसा कहा था।
कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, यदि कांग्रेस के नेताओं ने विभाजन मान लिया तो इतिहास इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के यानी लाल कुर्ती दल के नाम से जाने जाते थे ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया, यानी सांप्रदायिक ताकतों के आगे फेंक दिया। नेहरू, पंत, पटेल, कृपलानी, अंत में गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने सिर कटे और पतंगों द्वारा जर्जरीकृत यानी जिन्ना के शब्दों में पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत को आज़ादी मिली थी। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई सन 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पास कर दिया। इस उपबंध द्वारा भारत को 15 अगस्त 1947 को विभाजित कर अलग देश बना दिया गया। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। 15 अगस्त 1947 से भारत में भारत और पाकिस्तान नाम से डोमिनियन की स्थापना हो जाएगी। भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश भारत के सीमा प्रांत सम्मिलित होंगे। पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सम्मिलित थे। पूर्वी बंगाल प्रांत में असम का सिलेट जिला भी सम्मिलित था। देशी रजवाड़े दोनों में से भारत और पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन अधिराज्य में सम्मिलित हो सकते थे। प्रत्येक डोमिनियन के लिए, डोमिनियन यानी अधिराज्य के विधानमंडल को अपने अधिराज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम किसी भी डोमिनियन में वैध नहीं होगा। दोनों डोमिनियन तथा प्रांतों का संचालन सन 1935 के अधिनियम के द्वारा जहाँ तक संभव हो सके उस समय तक चलाया जाएगा, जब तक कि संबंधित संविधान सभा या उसके लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं कर लेती। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया, यानी 14 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे। आधी रात को दिल्ली में संविधान निर्माता सभा को संबोधित करते हुए प्रभावशाली ऐतिहासिक भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वर्षों पूर्व हमने नियति के साथ जो वादा किया था, अब वह समय आ गया है कि जबकि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वांश तो नहीं लेकिन अधिकांश में पूरा करेंगे। अर्धरात्रि के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का स्वर्ण वियान होगा। इतिहास में कभी कभार यह क्षण आता है जब हम पुरातन युग से नूतन युग यानी नवीन युग में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत हो जाता है और जब दीर्घ काल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती है। यह उपयुक्त है कि इस अवसर पर हम भारत तथा भारत के लोगों की सेवा, यहाँ तक कि मानवता के अपेक्षा करते एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण का प्रण ले। 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ, दूसरे का आरंभ हुआ। 200 वर्षों की ब्रिटिश दासता के बाद, यानी 190 वर्ष अंग्रेज़ों ने राज किया था, तो इसको लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश दासता के बाद भारत ने प्रथम बार मुक्ति का एहसास किया। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल नियुक्त किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। इस प्रकार 7 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना कराची पहुंचे। पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा 11 अगस्त को अपनी पहली बैठक में जिन्ना को राष्ट्रपति चुना। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में जहाँ देश के कुछ क्षेत्रों में उत्सव जैसा माहौल था, वहीं कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे, मौत नाच रही थी। इस प्रकार उनके आंसू इस स्वर्ण वियान का जो दीदार कर रहे थे, वो बहुत ही एक विलक्षण और मायूसी भरी जो स्थिति थी, ऐसा था। मृत्यु शैया पर पड़े रविंद्रनाथ ठाकुर ने कभी ठीक ही कहा था, यानी रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन 1941 में हो गया था और मृत्यु शैया पर थे, तो एक उन्होंने कथन कहा था, अंग्रेज अवश्य ही भारत छोड़ेंगे, लेकिन कैसा भारत छोड़ेंगे, कितना दुख भरा होगा। जब सदियां पुरानी उसकी शासन की धारा अंत में सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितने दलदल और कितने कीचड़ छोड़ जाएंगे। इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ और व्यापक दंगे हुए थे। तो भारत का विभाजन बहुत ही मार्मिक घटना थी और यहाँ पर होलोकास्ट, जिसको महाविध्वंस कहते हैं, वो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में घर उजड़ गए, संपत्तियां नष्ट हो गई थी। कई लोगों ने अपने घर बार सांप्रदायिक दंगों की वजह से छोड़ने पड़े। उनको यहाँ संपत्ति सारा
ऐशो आराम छोड़कर भागना पड़ा। भारत में कई लोग थे, उनको छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा, और पाकिस्तान में जो संपत्तिशाली लोग थे वो खाली हाथ नंगे पैर वहाँ से भागे। इस प्रकार भारत का विभाजन हुआ था, जिसको हम आज इतिहास में काले पन्ने में दर्ज करते हैं। इस प्रकार के ये सांप्रदायिक दंगे भारत में हम कभी भूल नहीं सकते।